नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। क्या भारत अब अपनी सीमाओं पर आतंकवाद का दी एंड करने के लिए रूसी मॉडल अपनाने जा रहा है? रूस ने जिस तरीके से अपनी सरहदों के भीतर और बाहर दुश्मनों को कुचला है, क्या एनएसए, अजीत डोभाल और रूसी लीडरशिप के बीच जो हालिया मुलाकात हुई है, उसी बड़े एक्शन का ब्लूप्रिंट है? आज इसी रणनीतिक बदलाव की चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं युद्ध और सामरिक मामलों के विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार मनविंदर जी, आपको और आपके ऑडियंस को। जनरल साहब, रूस अपने दुश्मनों को पताल से भी खोज निकालने के लिए जाना जाता है। अब जो हाल ही में बैठकें हुई हैं अजीत डोभाल और वहाँ की लीडरशिप के बीच में, क्या उम्मीद करनी चाहिए? अब भारत भी प्रोएक्टिव डिफेंस पॉलिसी और ज़्यादा आक्रामक होने वाली है? देखिए, भारत जो है एक उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की है, यानी कि अ, अपना राह खुद चुनना। जो भारत को ठीक लगता है, जो भारत के राष्ट्रीय हित में है, भारत उस रास्ते पर चलना चाहता है। ये एकदम लकीर है जिसको कि भारत बिल्कुल भी तोड़ना नहीं चाहता, इसको फाँदना नहीं चाहता है, तो इसलिए वो साइड्स के खिलाफ है कि मैं इस साइड लूँगा, मैं उस साइड लूँगा। जहाँ भारत की साइड होगी वो वहाँ जाएगा। सो इसमें इज़राइल भी शामिल है, इसमें यूएई भी शामिल है, इसमें अमेरिका भी शामिल है, इसमें ब्रिक्स भी शामिल है, उसी हाथ से क्वाड भी शामिल है, उसी हाथ से रशिया भी शामिल है, उसी हाथ से चाइना की जहाँ ज़रूरत पड़ती है, चाइना से भी बात हो जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भारत ने चाइना से बिल्कुल लप्पी-झप्पी मार ली है, यानी कि दोस्ती कर ली, बिल्कुल नहीं है। जहाँ पर भारत को अपनी जो ज़रूरत है, उसकी प्राप्ति होती है, वो वहाँ काम करता है। अब आप देखिए, कैसे मैं बता रहा हूँ कि भारत किस तरह से चाल चल रहा है। रशिया को देखिए, ये आज से नहीं है, रशिया का तो ख़ैर काफ़ी हम इंडिपेंडेंस से आप अगर आप चाहें देखें, तो रशिया ने हमेशा भारत का सपोर्ट किया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रशिया हर समय हमको सपोर्ट करेगा, पहली बात। तो भारत का जहाँ तक रशिया के साथ सवाल है, पुराने संबंध हैं, काफ़ी घनिष्ठ संबंध है। अब आप देखिए इतनी हलचल हो रही है, रशिया-यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, ईरान यूएस की लड़ाई हो रही है, इज़राइल भी उसी में कूदा हुआ है, इज़राइल लेबनान में भी लड़ रहा है। चाइना के साथ रिश्ते थोड़ा सुधर रहे हैं, थोड़ा-सा इसमें एक सुधार आया है गलवान इंसिडेंट के बाद। लेकिन रशिया के साथ हमने एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन किया डोवल साहब की विजिट के पहले ही, जिसको कि हम रेलॉस बोलते हैं, यानी कि लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसमें कि 3000 ट्रूप्स जो हैं रशिया के यहाँ आ सकते हैं। उसके अलावा हमारा मिलिट्री कोऑपरेशन, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज, कई सारी चीज़ों का एक एग्रीमेंट हुआ है, जो कि अमेरिका के साथ भी हुआ है इसी तरह का अरेंजमेंट, जिसको हम लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज लिमोआ बोलते हैं, वो प्रोग्राम है। सो कहने का मतलब ये नहीं है कि अब हम रशिया की तरफ हैं या हम अमेरिका की तरफ, हम दोनों की तरफ हैं। सो ये मैसेज जा रहा है अमेरिका को भी कि भारत को आप वो अपने पाले में नहीं ला सकते हैं। भारत जो जिस राह पे चलेगा, उस राह पे चलेगा। अब जहाँ तक डोवल साहब की जो विजिट थी रशिया में, उसका सवाल है, उसके कई सारे उद्देश्य थे। पहला तो यही था कि भाई जो रेलॉस एग्रीमेंट हुआ है, उसी के बारे में थोड़ा और आगे बातचीत बढ़ाने के लिए, जिसमें कि आप देखेंगे कि सबसे पहली चीज़ जो की है, डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन की। आपने ज़िक्र किया कि रशिया ने अपने टेररिस्ट जो उसके आस-पास चेचेन हो गए और कई सारे ऐसे टेररिस्ट ग्रुप थे, जिनका कि उन्होंने काफ़ी मैं कहूँगा कि सख्ती से उनका निवारण किया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भारत जो है रशिया से कोई टेररिज्म के ऊपर सपोर्ट लेना चाहता है। भारत सिर्फ रशिया से एक वैचारिक सपोर्ट लेना चाहता है, ताकि अगर यूनाइटेड नेशन या कहीं किसी फोरम पर
ज़रूरत पड़े तो रशिया हमारा साथ दे, जैसा कि उसने पहले भी किया हुआ है। क्योंकि इसमें चाइना फैक्टर जो आ जाता है, हमको अमेरिका फैक्टर भी काउंटर करना है और चाइना फैक्टर भी काउंट करना है। इन दोनों को काउंटर करने के लिए रशिया हमारा एक बहुत बड़ा मोहरा बनता है। दूसरा है मैरीटाइम सिक्योरिटी, यानी कि जो हमारा जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है रशिया और इंडिया के बीच में, वो बहुत ज़रूरी है। उसका कारण है कि ईरान की लड़ाई की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ जो है वो ब्लॉक हो गया है, इसलिए हमको जो तेल है, वो दोबारा अब रशिया से खरीदना पड़ेगा, जिसमें मैरीटाइम रूट शामिल है। इधर से आप देखें तो भारत ने नॉर्वे और नॉर्वे की तरफ भी अपना एक डिप्लोमैटिक संबंध स्टार्ट किया है। वो एक आर्कटिक रूट्स की तरफ इशारा करता है। ये ओवरनाइट नहीं होगा, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। जब भी नॉर्डिक रूट खुलेगा, अभी तो फिलहाल पूरी तरह से खुला नहीं है, लेकिन जब भी खुलेगा तो एक अल्टरनेट ऑप्शन में भारत वहाँ पहले से मौजूद होगा। तो दोनों तरफ से, रशिया की तरफ से भी, नॉर्वे की तरफ से भी। तो अगर आप देखेंगे ये बहुत बड़ा गेम चल रहा है, जो आर्कटिक कॉरिडोर की जिसकी बात करते हैं। आपने देखा होगा हमारा जो चेन्नई का जो पोर्ट है, वो सीधे व्लादिवोस्तिक से रूट खुल गया है। तो यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हम इस तरफ से घूम कर के आएँ और अपना तेल ले जाएँ। हम अपना तेल इंडो पैसिफिक के रास्ते से भी ला सकते हैं। तो ये एक बहुत सोची-समझी लॉन्ग टर्म पॉलिसी चल रही है। उसी के हिसाब से आप एनर्जी देख लीजिए, स्पेस में कोऑपरेशन। पहला जो स्पेस में आदमी जो गया था भारत का विंग कमांडर स्क्वाड्रन लीडर थे उस टाइम पे, राकेश शर्मा, वो रशियन स्पेसक्राफ्ट में गए थे। तो एक एक तरह से आप समझ लीजिए कि हम लोग जो है ना, एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं, जहाँ पर हमको सपोर्ट मिलना लड़ाई के दौरान बहुत मुश्किल होगा। उसी को पूरा करने के लिए अपनी जो स्टैमिना होती है, यानी लड़ाई करने की क्षमता होती है, उसको बढ़ाने के लिए हम अभी से ही बहुत सारे मल्टीपल डायरेक्शन से अटैक कर रहे हैं, कि जब ज़रूरत पड़ती है तो हमें किसी का मुँह नहीं देखना पड़े। पास्ट में भूतकाल में हमारे खिलाफ कई ऐसे एक्शन हुए, जैसे कारगिल में हमारा जीपीएस सिस्टम रोक दिया उन लोगों ने। अब उस नीति पे हम लोग नहीं जाना चाहते हैं कि किसी बाहर के दो देश पर डिपेंडेंट रहें। कुछ दिनों तक रहेंगे, जब हमारी खुद की क्षमता बढ़ जाएगी, तो आप देखेंगे कि वो हमारे फ़ेवर में रहेगी। उसी तरह से इकोनॉमिक टाइज़ है। अब कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, कभी सैंक्शंस आ जाते हैं, तो हमको रशिया से अपना जो है ट्रेड वगैरह थोड़ा कम करना पड़ता है। लेकिन अभी हमने एक एक बेंचमार्क बनाया कि 100 बिलियन ट्रेड हम रशिया के साथ करेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ होगा। और जो सबसे बड़ा जो मुझे लगता है डिस्कशन हुआ होगा, वो 2 चीज़ों पे, एक तो काउंटर टेररिज्म और ग्लोबल सिक्योरिटी के ऊपर। ग्लोबल सिक्योरिटी के मैटर्स में हम किस तरह से साथ मिलकर चलें। इसमें दूसरा जो बड़ी चीज़ डिस्कस हुई होगी, वो होगी मल्टीलेटरल फोरम्स को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं रशिया अ, अमेरिका और चाइना ये कोशिश कर रहे हैं कि G2 यानी कि एक तरह से यही दोनों देश हैं जो सुपर पावर हैं और बाकी सब जो हैं इनको फॉलो करें। उसको तोड़ने का एक ही तरीका है कि आप मल्टीलेटरल फोरम्स बनाएँ। तो यहाँ मुझे लगता है कि ब्रिक्स के ऊपर काफ़ी चिंतन हुआ होगा दोनों के बीच में। एससीओ के ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुआ हो सकता है, और शायद भारत ने हमारा क्वाड में जुड़ने का जो मकसद है, उसके बारे में भी डिस्कशन की हो, ताकि पुतिन जो हैं वो थोड़ा उनका जो कहने का मतलब है, उनको उनको अमेरिका से उतनी ज़्यादा एफिनिटी नहीं है। हालाँकि ट्रम्प के साथ बोलते हैं उनका रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन अमेरिका ट्रेडिशनली, यूरोप ख़ास तौर से रशिया को अपना दुश्मन मानता है। तो ऐसे हालत में किस तरह से वो रशिया को ईयू के साथ भारत ने उतना बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है, और भी बात आगे चल रही है डिफेंस मैटर्स में, जैसे स्वीडन हो गया, स्वीडन के साथ हमारा डिफेंस एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट चल रहा है, नीदरलैंड्स के साथ चल रहा है हमारा सिक्योरिटी डिफेंस टाइज का, डिफेंस सिस्टम्स का एग्रीमेंट चल रहा है। हमने नीदरलैंड से एएसएमएल, जो कि एक चिप मेकिंग मशीन होती है,
हालाँकि हमको टॉप एंड नहीं मिली है, लेकिन मिल तो गई है, 28 एनएम तक की मिली है हमको। तो उससे हम अपने आप आगे बढ़ा सकते हैं कि भाई 28 एनएम को हम जल्दी से जल्दी 5 एनएम चिप्स बना लें, ताकि जो हमारे हाई-टेक इक्विपमेंट है, वो हम अपने आप बनाना शुरू करें, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहें। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें जो भारत कर रहा है, अलग-अलग जगहों पे, अलग-अलग देशों में, आई थिंक उन चीज़ों के बारे में भी एक बढ़िया आई थिंक डिस्कशन हुआ होगा। उनकी जो चिंताएँ हैं, उनको शायद डोवल साहब ने दूर की होगी। और सबसे बड़ी बात जो है आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आप देखिए, ईरान वॉर के बाद भारत का अफ़गानिस्तान से कॉन्टैक्ट कट ऑफ हो गया था। चाबहार पोर्ट से हमारा उनके साथ कॉन्टैक्ट होता था। इधर से पाकिस्तान के थ्रू हम लोग जा नहीं सकते हैं। रह गया सिर्फ़ एरियल रूट। अब एरियल रूट में भी उधर ईरान में भी लड़ाई हो रही है। इधर पाकिस्तान भी कभी-कभी अपना क्या बोलते हैं, भोंपू बजाने लगता है। सो ऐसी हालत में अब भी रशिया ने, ये पुतिन की विज़िट के बाद ही हुआ है। इस पर शायद कुछ लोगों ने ही ध्यान दिया हो। रशिया ने अफ़गानिस्तान के साथ मिलिट्री संबंध, मिलिट्री टाइज़ का एग्रीमेंट किया है। इसका क्या मतलब? ये क्या सडनली कैसे हो गया? ये है टेररिज़्म के खिलाफ एक्शन। कहने का मतलब है कि जो अफ़गान पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो अपने आप को बोल रहे हैं कि भाई हमने टेररिज़्म अ, अभी ख़त्म कर दिया बलूचिस्तान में और केपीके में, ये अफ़गानिस्तान को एक ताकत देगा, क्योंकि अभी अफ़गानिस्तान के पास कोई आउटलेट नहीं है अपने सामान को इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रेड करने के लिए। या तो वो पाकिस्तान के थ्रू जाए, ग्वादर और कराची के थ्रू जाए, या फिर वो ईरान, चबहार के रूट के थ्रू जाए। दोनों जगह प्रॉब्लम चल रही है। आप समझ रही हैं? तो इसलिए रशिया ही एक रास्ता बनता है अफ़गानिस्तान के लिए। आप समझती हैं कैसे हुआ होगा? ज़रूर डोवल साहब ने जाकर के, जो आप टेररिज़्म की बात कर रही हैं, उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया है, कुछ उस तरह की बातचीत हुई है। तो इससे क्या होगा, पाकिस्तान के ऊपर फंदा और गहरा होगा, जी। क्योंकि ईरान तो रशिया की बात मानता है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? पाकिस्तान से। पाकिस्तान को टाइट करने के लिए जो अफ़गानिस्तान के साथ रशिया का जो अरेंजमेंट हुआ है, ये मुझे लगता है डोवल साहब और उनके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वगैरह थे, जिनके साथ इन्होंने मुलाकातें करी थी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं वहाँ के, उनके साथ भी मुलाकात करी थी उन्होंने। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये जो पाकिस्तान के ऊपर, उनके टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के ऊपर एक तरह से एक जो बोलते हैं कि हमारे को स्ट्रैटेजिक डेप्थ मिलती है, उस स्ट्रैटेजिक डेप्थ का थोड़ा-सा इन लोगों ने स्क्रू टाइट किया है। सो ऑल इन ऑल मैं बोलूँगा कि अजीत डोवल जी ने एक रास्ता निकाला है, एक रास्ता निकाला है अपने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, बिना दूसरे पार्टनर्स को नाराज़ किए। एंड जनरल साहब, अगर एक सैनिक की नज़र से मैं आपसे पूछूँ, तो इस हॉटलाइन कोलैबोरेशन को कैसे देखते हैं? क्या हम सर्जिकल स्ट्राइक से ऊपर उठ कर के परमानेंट एलिमिनेशन के दौर में एंटर कर रहे हैं? देखिए, हर रिएक्शन जो है या हर एक्शन जो है मिलिट्री का है, भारत में जो है वो पॉलिटिकली डिसाइड होता है, मिलिटरीली नहीं डिसाइड होता है। ये बात अगर हमारे भारत के लोग समझ लें, तो अच्छा होगा उनके लिए भी और बाकी लोगों के लिए जो इधर-उधर की बातें करते हैं। हम पाकिस्तान नहीं हैं, हम एक प्रोफेशनल मिलिट्री फोर्स हैं, जो कि हम खाली लड़ाई करना जानते हैं। हम पॉलिटिक्स में नहीं पड़ते हैं। अगर पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल डायरेक्शन मिलता है कि हमको पीएको को उठाना है, तो हम पीएको को कब्ज़ा करना है, तो हम पीएको को कब्ज़ा करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि अपने आप हम चल दिए कि भाई हम एक्स करेंगे, वाई करेंगे, नहीं। प्लान बनाएँगे सब चीज़। प्लान बनाया तैयार मिलेगा आपको। हर चीज़ का प्लान, वो होती है प्रोफेशनल आर्मी। अब पाकिस्तानी आर्मी तो पूरी पॉलिटिकल हो गई है। उनके जो ब्रिगेडियर से ऊपर जितने ऑफिसर होते हैं, वो नज़दीक के तहसील में ज़्यादा होते हैं या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ज़्यादा होते हैं बनिस्बत अपनी आर्मी के साथ। तो उनके आर्मी के तो वैसे ही बेचारे दुखी हैं कि उनके लीडर जो हैं उनके आस-पास होते ही नहीं हैं। वो आधा टाइम पॉलिटिक्स में लगे रहते हैं। भारत के साथ ऐसा नहीं है।
अगली जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा हमारे साथ, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो भी रेस्पॉन्स होगा वो एक तो एक सिविल मिलिट्री फ्यूजन के तौर पे होगा, यानी कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, दोनों मिल करके एक प्लान बनाएंगे, उसका कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी में अप्रूवल होगा। उसके बाद जितनी भी सिक्योरिटी, सरप्राइज, इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना है वो रखा जाएगा। नॉर्मल पब्लिक को ये सब चीज़ें नहीं बताई जाएंगी कि हम क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं। इतना ज़रूर नॉर्मल पब्लिक को पता होना चाहिए कि हम करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, किस तरह से करेंगे, और उसके लिए तैयारी आज से नहीं चल रही है, तैयारी कई सालों से चल रही है। और इस समय जो तैयारी का जो स्पीड है, वो मैं कहूँगा कि अल्ट्रा फास्ट, यानी कि उस स्पीड से चल रही है कि अगर पाकिस्तान ज़रा भी हरकत करता है, तो उसका जो हमारा जो रिस्पॉन्स होगा, वो इतना जल्दी होगा कि वो पाकिस्तान सँभल नहीं पाएगा। इतना मैं आपको गारंटी देके कहता हूँ। दूसरी बात, अगर लड़ाई लंबी खींचती है, तो ये सारे जो एग्रीमेंट्स हो, जो सारे जो हम हमारे जो डिप्लोमैटिक मूव्स हो रहे हैं, चाहे वियतनाम में हो, साउथ कोरिया में हो, चाहे वो फिलीपींस में हो, चाहे वो अ, वेस्ट वेस्ट में यूएई में हो, एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, या फिर इज़राइल के साथ हो, या फिर ब्राज़ील के साथ हो, अमेरिका के साथ हो, रूबियो साहब आए, ये रूबियो साहब को ये पता चला कि भाई भारत से दुश्मनी नहीं मोलने सकते। भले ही वो कुछ भी बोलते रहे, भले ही उनका ट्रम्प, देखिए ट्रम्प आज हैं, कल नहीं होंगे। 2 साल उनके हो रहे हैं, हो जाएँगे कुछ दिनों में, और 2 साल रहेंगे। लेकिन अमेरिका तो रहेगा हमेशा, और भारत भी हमेशा रहेगा। तो जो हमारी नीति होती है वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे होती है। इसलिए रूबियो साहब आए, उन्होंने बहुत कोशिश की कि भारत और अमेरिका के रिश्ते दोबारा सुधर जाएँ। मुझे लगता है कई लोगों ने इसके ऊपर टिप्पणी भी करी है कि हाँ, हमारा रिश्ता एक अच्छी शुरुआत दोबारा हुई है। अब इस शुरुआत से कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, कैसे आगे बढ़ेगा, इन सब चीज़ों पे अभी अटकलें लगाना जारी है लोगों का मीडिया में। बट मैं इतना ही कहूँगा कि डिप्लोमेसी जो है वो पर्दे के पीछे चलती है, और उस डिप्लोमेसी में हमारा किस तरफ मोड़ होगा, किस तरफ रुख होगा, वो अभी बताना न हमारे लिए ठीक होगा, और न ही पब्लिक को इसको जानने के लिए ज़रूरत है। सिर्फ़ मैंने क्या कहा, एक लाइन है, राष्ट्रहित सर्वप्रथम। बिल्कुल, ये सर्वोपरि। ये जो है, जो मोटो है, यही मोटो सबको लेके चल रहा है। हमको एज़ आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को, हमारे जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सभी का एक ही दृष्टिकोण है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि। इसमें ना हम अमेरिका को देख रहे हैं, ना हम रशिया को देख रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि भाई मैं रशिया को क्यों ऐसे इसमें शामिल कर रहा हूँ? शामिल करूँगा। देखिए जब सिंदूर हुआ, तो रशिया ने कुछ किया? चुप बैठा रहा। तो अगर हम आँख मूंद के सब पे भरोसा करेंगे, तो हम तो मुँह की खाएँगे ना। इसलिए जिससे जहाँ से हमको फ़ायदा हो रहा है, हम वहाँ जा रहे हैं। रशिया भी उसी में एक शामिल है। पाकिस्तान को उन्होंने तेल के टैंकर दिए, ऑफ सिंदूर के बावजूद। तो अगर आप सोचती हैं कि रशिया हमारा एकदम लंगोटिया यार है, तो वो भी गलत होगा। रशिया भी अपना राष्ट्रहित देख रहा है। जहाँ भई उसको भी पैसे की कमी हो रही है, तो उसको भी अपना तेल बेचना है किसी न किसी तरह से। अब ईरान का क्या हाल है? ईरान के ऊपर ब्लॉकेड लग गया है, अब ईरान अपना तेल नहीं बेच पा रहा है। अब ईरान तड़प रहा है। मैं कुछ अपने विदेशी दोस्तों से कुछ डिस्कशंस वगैरह हो रही थी। उसमें उन लोगों का व्यू है कि अमेरिका ने जल्दी पीछे हट गया। अमेरिका अगर 1 हफ्ता और इस लड़ाई को जारी रखता, ईरान ज़मीन पे आ जाता। अब ये उनका व्यू है। सो ऐसे भी बातचीत चल रही है अमेरिका के अंदर, लोग इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। तो सभी जगह उसी तरह का क्या बोलते हैं हलचल और माहौल है। किसी को पता नहीं है कि एग्ज़ैक्टली कब तोड़ें, कब छोड़ें, कब जी, साथ जी। हों। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस समय एक अनसर्टेन अब देखिए सीज़ फायर के बीच में भी 5 बार हमला हो चुका है, एक-दूसरे के खिलाफ।
अमेरिका ने ईरान के ऊपर किया, ईरान ने अमेरिका के ऊपर किया। अब जब ईरान अमेरिका के ऊपर ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा पाया, तो उसने कुवैत पे फिर हमला कर दिया। सो ये जो जिसका कि कुवैत ने वो भी किया है कि भाई सीज़ फायर को मत तोड़िए, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ को खोलना है। एक ऐसी टरेन, एक ऐसी ज्योग्राफी, एक ऐसा हीरो ईरान के पास मिला है जो अकेले 10-15 देशों से लड़ाई कर रहा है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सही एकदम से सबसे बड़ा हीरो इस लड़ाई में उभर के आया है, जो कि ये बताता है कि बूट्स ऑन ग्राउंड जब तक आप नहीं डालोगे, हार-जीत का फैसला नहीं होगा। इराक में भी जब जीते थे ये लोग, तो इनकी पूरी की पूरी फ़ौज इराक में घुसी थी और उन्होंने जाके बगदाद को कैप्चर किया। उसके बाद सद्दाम हुसैन भगौड़ा हुआ और उसके बाद ढूँढ करके सद्दाम हुसैन को मारा गया। ये हिम्मत जब तक आप नहीं करोगे, जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड, जब तक अपनी पैदल सेना को आप उस देश के अंदर नहीं घुसाओगे, स्पेशल ऑपरेशंस क्या है? वो ऑपरेशन करेगा, कोई एक्शन करेगा और वापस आ जाएगा। आपको चाहिए एक एक अगर रिजीम चेंज करना है इस समय, तो आपको एक एक कंसंट्रेटेड एफर्ट लगाना पड़ेगा मिलिट्री अगर मिलिट्री द्वारा करना चाहते हैं। बातचीत द्वारा करना चाहते हैं, तो बातचीत का रास्ता खोलिए। अब आप मिक्सचर नहीं कर सकते, हाइब्रिड नहीं बना सकते। इस समय अमेरिका ने हाइब्रिड बना रखा है। नुकसान किसको हो रहा है? भारत को हो रहा है। इसलिए भारत इधर-उधर क्या बोलते हैं अपनी डिप्लोमैटिक रीच के द्वारा अपनी एनर्जी सिक्योरिटी, डिफेंस सिक्योरिटी अपना जो बाकी काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी इन सब चीज़ों को बल दे रहा है। मल्टीलेटरल कोऑपरेशन के ऊपर बल दे रहा है। साथ ही साथ अगर ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है, तो क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की भी मीटिंग हो रही है। क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग किस लिए हो रही है? अब हम बोलेंगे कि भाई नहीं हमें तो क्वाड जो है इकोनॉमिक वो है, लेकिन क्या हमारा एडवर्सरी उसको इकोनॉमिक अरेंजमेंट समझता है? नहीं। चाइना बोलता है क्वाड उसके खिलाफ है, क्वाड का अरेंजमेंट उसके खिलाफ है, तो बढ़िया बात है हमारे लिए। अगर वो अपने दिमाग में ये डाल रहा है, तो मतलब कहीं न कहीं आपका एडवर्सरी भी तो अ, उसमें पड़ गया है ना, असमंजस में पड़ गया है, चाइना भी असमंजस में है। अब बातचीत चल रही है कि साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, ये क्यों नहीं अपना एक नया क्वाड बना लेते हैं? भारत इसमें लीड कर रहा है। किसी को दिखाई नहीं दे रहा है कि भारत इस समय पहल कर रहा है। पहले भारत पहल नहीं करता था। अब भारत पहल कर रहा है मिडल पावर्स को एक साथ लाने के लिए, एक अल्टरनेटिव देने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर कि भाई देयर इज़ एन अल्टरनेट अरेंजमेंट है। यूएस, रशिया, चाइना के अलावा भी एक अल्टरनेट अरेंजमेंट बन सकता है जिसका कि भारत एक प्रमुख लीडर के रूप में बाहर आ रहा है। ग्लोबल साउथ को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो डोवल जी तो आपको पता है सिक्योरिटी वाले आदमी हैं। वो ज़रूर कुछ न कुछ टेररिज्म से रिलेटेड उन्होंने एग्रीमेंट्स किए होंगे रशिया के साथ। इंटेलिजेंस शेयरिंग हो गई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग हो गई, सैटेलाइट द्वारा एक दूसरे का कोऑपरेशन होता है, इंफॉर्मेशन का। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि भारत जो है वो केवल एक देश यानी कि अमेरिका पे ना निर्भर होकर के बाकी औरों के साथ भी अपना अभी-अभी इज़राइल ने बोला है कि मतलब इंडिया इज़ द ग्रेट फ्रेंड ऑफ इज़राइल। अब भारत को पता है कि भारत पैलेस्टीन को भी सपोर्ट करता है। इज़राइल को पता है कि भारत जो है अपने मुद्दों पे सपोर्ट कर रहा है। तो जो मुद्दा भारत का है उस पे वो सपोर्ट करता है। जो मुद्दा भारत से खिलाफ है वो दूसरी साइड को सपोर्ट करता है और ये बात अब लोग समझने लग गए हैं। सबसे बड़ी बात है लोग समझने लगे हैं इसलिए वो लोग हमारे साथ उसी दायरे में बात करते हैं। उसी दायरे में एग्रीमेंट्स होते हैं। अब मोदी साहब इज़राइल गए क्यों गए? आयरन बीम और आयरन डोम वगैरह की बातचीत वहाँ चली है। आया नहीं है, बातचीत चल रही है, बातचीत का कुछ वो तो निकलेगा ही। अब हमने सुदर्शन चक्र का एक नेशनल मिशन बनाया है उसको। उसमें कुशा जो कि S-400 का एक इंडिजिनस मॉडल है, वो तकरीबन बन के तैयार हो चुका है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको S-500 को भी खुद ही बनाने की। तो अब एक तरफ ब्रह्मोस हो जाएगी, एक तरफ S-400 जो
जो हमारे वेपन सिस्टम का नाम है कुशा, KUSHA, कुशा। उसके उसके अलावा उसका अपग्रेडेड वर्जन आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कम्युनिकेशन तीनों सर्विसेज के बीच में, ताकि हम AI और नए टेक्नोलॉजीज के द्वारा जो हमको फायर डालना है दुश्मन के एरियल थ्रेट का के अगेंस्ट, उसका कोऑर्डिनेशन ठीक से हो जाए, सही सही वेपन सही रेंज पर एम्प्लॉय किए जाएं। यानी कि सबसे दूर वाली रेंज जो है वो एयरक्राफ्ट की है, फिर कुशा की है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं पॉइंट डिफेंस में जहां पर हमारे मैन पैड्स आते हैं, यानी कि इंडिविजुअल्स के जो हथियार होते हैं एयर टू एयर, एयर एयर थ्रेट्स को, ड्रोन्स वगैरह को मारने के लिए, इस तरह की कई सारी चीजें, एयरक्राफ्ट को भी मार सकते हैं। एक आदमी जो है उनके पास मैनपैड हथियार होते हैं जो कि जिससे वो एयरक्राफ्ट को भी डाउन कर सकते हैं। और ईरान ने अभी शायद उसके ऊपर भी चल रहा है कि ईरान ने शायद एक अमेरिका के एयरक्राफ्ट को गिराया है, F-15 आई थिंक या F-16, जिसको कि उसमें जो वो जो सिस्टम था वो चाइनीज था। अब अमेरिका थोड़ा सा चाइना से नाराज हो गया है कि भाई तुम सपोर्ट कर रहे हो, पहले तो तुमने हमें बोला कि हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, हम खाली मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं। अब तो आपने आपका वो एक सिस्टम वहां पकड़ा गया है। किसी रिपोर्ट में आया है उनके कि भाई जो एक एयरक्राफ्ट गिरा था वो चाइनीज मिसाइल थी, या तो उसको रशिया ने दिया होगा या फिर चाइना ने दिया होगा। बहरहाल क्योंकि वो चाइना का है तो माना जाएगा कि चाइना ने दिया है। सो ये सारी जो चीजें हैं हमारी जो हमारे हमारे आसपास हो रही हैं, ये एक बड़ा क्योटिक गेम हो गया है, बड़ा कॉम्प्लेक्स गेम हो गया है। इसमें रोज नई नई चीजें आएंगी, रोज लोगों को नए नए वो दिखेंगे, डेवलपमेंट्स दिखेंगे, तो इससे हमें जल्दी किसी नतीजे पे नहीं आना है। हमारी अपनी राह क्लियर होनी चाहिए। एडवर्सरी को उठने मत दो, यानी दुश्मन को उठने मत दो, और अपने आप को इतना बड़ा करो कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। सर बहुत बड़ी बात की है। और देखिए भारत को अब बिना बताए बिना रुके वार करने की नीति जो है जो अपनाई है, जिसे आपकी बातों से लग रहा है ऐसा ही होगा। आपने जनरल साहब मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला, और तमाम मुद्दों पे आपने विस्तार से जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय जय।